हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर हमने ग्रोथ कर्व पढ़ा था। क्या पढ़ा था? ग्रोथ कर्व। क्या होता है ग्रोथ कर्व? ग्रोथ कर्व एक तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ग्रोथ के बारे में। ग्राफिकल अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं किसी पॉपुलेशन की ग्रोथ को तो उसे ग्रोथ कर्व कहेंगे, या फिर ऐसे कह लीजिए ग्रोथ को ग्राफ में बताना। जैसे कि पॉपुलेशन की जो ग्रोथ होती है उस ग्रोथ का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रोथ रेट इज del n बाय del t। यही होती है ग्रोथ। जी सर। तो ये जो फॉर्मूला है del n बाय del t, दैट इज कि del n का मतलब होता है चेंज इन पॉपुलेशन एंड del t का मतलब होता है चेंज इन टाइम। यही होता है मतलब। तो अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो इसमें क्या होता है कि चेंज इन पॉपुलेशन जो del n है इसे हम y एक्सिस पे ले लेते हैं एंड जैसे कि यहाँ पे ले लें n और यहाँ ले लें t। तो या तो आप del n बाय del t ले लीजिए या आप सीधे से n एंड t ले लीजिए या dn बाय dt ले लीजिए। बात एक ही है। सिंपल सा कहने का मतलब ये कि अगर अपन एक एक्स पे मतलब एक एक्सिस के ऊपर पॉपुलेशन को लें और दूसरे एक्सिस के ऊपर टाइम को लें तो दोनों के रिस्पेक्ट में जब ग्राफ को डिनोट किया जाता है तो वो कहलाता है ग्रोथ कर्व। यही हमने पढ़ा था कल। अब मैंने आपको दो तरह के ग्रोथ कर्व बताए थे कि ग्रोथ कर्व दो तरह के होते हैं। कैसे? एक बोला था सिग्मोइडल और दूसरा बोला था जे शेप्ड कर्व। देखिए, कल मैंने आपको कहा था कि मैं आपको सुपरफिशियली बता रही हूं, आज हम इसे डिटेल में एक बार देख लेते हैं कि सबसे पहले ग्रोथ कर्व का ही जैसे अगर हम कहें तो दो बताएं। एक है जे शेप्ड और दूसरा है एस शेप्ड। जे शेप्ड के अंदर जो ग्रोथ होती है वो एक्सपोनेंशियल होती है। कैसी ग्रोथ होती है? एक्सपोनेंशियल। मतलब कि एक फिक्स नंबर है, जैसे कि 2 ले लीजिए, 0.5 ले लीजिए या 0.1 ले लीजिए। इस तरह का एक फिक्स नंबर होता है। वो फिक्स नंबर हमेशा मल्टीप्लाइड की फॉर्म में इंक्रीज होता रहता है। तो इसे अगर देखो आप तो इसे कुछ इस तरह से समझिएगा कि अगर 2 एक ईयर जब फर्स्ट ईयर थी तो वहां पर 2 मेंबर थे, सेकेंड ईयर के अंदर वहां पे 4 हुए, थर्ड ईयर के अंदर वहां पे 6 एंड देन 8। तो यहां पर जो एक्सपोनेंशियल है कि जो इंक्रीजमेंट हो रहा है वो किससे हो रहा है? यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 2, यहाँ पर भी 2। तो यहाँ पे जो इंक्रीजमेंट हो रहा है वो 2 है। तो यहाँ पे ये 2 क्या है? ये 2 है पर कैपिटा ग्रोथ रेट। क्या है पर कैपिटा ग्रोथ रेट का मतलब? कि हर साल इतना एक्सपोनेंशियल वे में इंक्रीज होता है। अगर हम इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो जो कर्व है वो कुछ इस तरह से मिलता है। अब ये कर्व आपको बुक के अंदर इसी तरह से दिखेगा। आपको दिख रहा होगा ये जे शेप्ड है, जे शेप्ड कर्व। इसे एक्सपोनेंशियल भी कहते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी कहते हैं। और यहां पर एक साफ
इंक्रीजमेंट दिखता है, शार्प इंक्रीजमेंट। कैसे कि सीधे देखिए यहां पे ग्रोथ सीधे इंक्रीज हो रही है विदाउट, जैसे कि आप अगर एस शेप्ड कर्व देखते हैं तो आपको कुछ इस तरह से मिलता है। यहां पर सीधे ग्रोथ इंक्रीज हो रही है, वो भी जैसे कि यहां पे 2 थे तो यहां 4 हो गए, 6, 8, 10, 12, 18 एंड देन एक टाइम पर आकर ये पीक पे पहुंच जाती है। अब जब ये पीक पे पहुंच जाती है तब इसके अंदर सडन डिक्लाइन आता है, सडन डिक्लाइन इस तरह से। ये सडन डिक्लाइन क्या है? ये सडन डिक्लाइन इसलिए आया क्योंकि जब ये पीक पे पहुंच जाती है ग्रोथ उस पॉपुलेशन की ग्रोथ, तब यहां पे सडन डिक्लाइन आता है। ये सडन डिक्लाइन क्यों आता है? क्यों? क्वेश्चन हमेशा अराइज होना चाहिए। तो देखिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इसलिए एक्सपोनेंशियल है, मतलब कि जो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, ये जैसे मैंने इसमें एग्जांपल दिया था कि जो जे शेप्ड कर्व हैं ये आपको एफिमेरल्स के अंदर, मतलब जो अल्पजीवी होते हैं, पादप, बारिश के टाइम पे उगते हैं, मच्छर, मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, इनके अंदर मिलता है। और ये जो इंक्रीजमेंट मिल रहा है आपको इनके अंदर, ये इसलिए मिल रहा है क्योंकि इनके लिए फेवरेबल कंडीशन हो गई। फेवरेबल कंडीशन होती है तो एनवायरमेंट कैसा होता है? क्वेश्चन, फेवरेबल कंडीशन होगी तो एनवायरमेंट कैसा होगा? मैंने आपको बताया था एनवायरमेंट दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो फेवरेबल कंडीशन में एनवायरमेंट कैसा होता है? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। इसलिए जब किसी चीज की लिमिट ही नहीं है, ये बहुत सारा फूड है, प्लेंटी ऑफ स्पेस है, बहुत सारी जगह है, रिप्रोडक्शन के लिए मैटिंग पार्टनर भी बहुत हैं, नो प्रेडेटर प्रेशर, इतना ज्यादा प्रेडेटर का प्रेशर भी नहीं है, तो इनके अंदर एकदम से शार्प इंक्रीजमेंट मिलता है। क्यों? क्योंकि कंडीशन जो थी वो बिल्कुल इनके फेवर में हो गई। इसलिए आप देखते हैं कि यहां पर आपको ये इंक्रीजमेंट मिलेगा। अब आपको बुक के अंदर सिर्फ यहीं तक ग्राफ दिखाया होगा, लेकिन ये ग्राफ अधूरा होता है। ये ग्राफ में ये वाला जो पॉइंट है ये मिसिंग रहता है कि एक टाइम के बाद में जैसे ही कंडीशन फेवरेबल से अनफेवरेबल हुई, बारिश गई, बारिश खत्म हुई, अनफेवरेबल का मतलब सैचुरेटेड एनवायरमेंट, संतृप्त, लिमिट आई, पानी चला जा चुका है, बारिश खत्म हो चुकी है, तो जो ये एफिमेरल थे इनकी संख्या कम होने लगेगी, ये मरने लग जाएंगे। मॉस्किटो का नंबर कम होने लगता है। हाउस फ्लाई, जैसे कि आप देखते हैं कि आपको गर्मियों में हाउस फ्लाई ज्यादा मिलती हैं, ऐसे ही मॉस्किटो बारिश में ज्यादा मिलते हैं। एफिमेरल्स, अल्पजीवी जो पादप होते हैं, बारिश के टाइम पे ज्यादा मिलते हैं, और जैसे ही इनका सीजन जाता है ये सडनली इनका नंबर कम होने लगता है। यहां पर देखिए ये डिक्लाइनमेंट धीरे धीरे करके बिल्कुल लो हो जाता है, एंड देन फिर वापस से जब कंडीशन फेवरेबल होगी इनके अंदर फिर से ये शार्प इंक्रीजमेंट मिलेगा, यानी कि फिर से जब बारिश की सीजन आएगी तब आपको ये चीज मिलेगी। तो ये होता है जे शेप्ड कर्व के अंदर। क्या समझ में आया? ये जे शेप्ड कर्व के अंदर शार्प इंक्रीजमेंट मिलता है और ये पीक पे पहुंचने के बाद सडनली डिक्लाइन होने लगता है। और ये जो शार्प इंक्रीजमेंट मिला ये किस लिए होता है? क्योंकि वहां पर जो कंडीशन है वो फेवरेबल है, एंड जो फिर शार्प डिक्रीजमेंट या सडन डिक्रीजमेंट मिला इनके अंदर, सडन डिक्लाइन ये वाला, ये इसलिए मिला क्योंकि कंडीशन अनफेवरेबल हो गई। वहां पर पानी जो बारिश हो रही थी वो खत्म हो गई,
और इसलिए ये सीधे नंबर कम हो जाता है। अब इनके अंदर नंबर में चाहे इंक्रीजमेंट हो चाहे डिक्रीजमेंट हो, वो एक्सपोनेंशियल मैनर में होता है। एक्सपोनेंशियल मैनर का मतलब कि जैसे कि एक ईयर में 2 थे, सेकेंड ईयर में 4, थर्ड ईयर में 6 एंड फोर्थ ईयर में 8, तो यहाँ पे जो नंबर है वो हमेशा 2 से इंक्रीज हो रहा है। तो एक फिक्स रेट होती है, उस फिक्स रेट से ग्रोथ होती है, इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और अगर इसका फॉर्मूला देखा जाए कि जे शेप्ड कर्व में जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसके फॉर्मूले को यहां लिख देती हूं मैं। इसका फॉर्मूला होता है dn बाय dt इज इक्वल टू rn। dn क्या है? ये है चेंज इन पॉपुलेशन। dt क्या है? चेंज इन टाइम। r क्या है? पर कैपिटा ग्रोथ, यानी कि एक नंबर फिक्स था। r क्या है यहाँ पे? ये जो ये 2 है ये क्या है? ये r है। n क्या है? dn ये है। ये जो 2 फर्स्ट ईयर के लिए जो dn था वो 2 था। तो अगर हम फर्स्ट ईयर के लिए देखें तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर के लिए dn 2 था, dt 1 साल एंड r ये था। तो इसका फॉर्मूला आप जब भी वैल्यू पुट करेंगे तो उसका रिजल्ट निकल के आता है। तो चलिए, ये था एक्सपोनेंशियल के बारे में, यानी कि जे शेप्ड कर्व। अब बात करते हैं एस शेप्ड कर्व की। समझ में आया? अब बात करते हैं एस शेप्ड कर्व की। एस शेप्ड कर्व के अंदर आपको याद रखिएगा कुछ पॉइंट। फर्स्ट चीज, इनके अंदर आपको जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ एक सैचुरेटेड एनवायरनमेंट के अंदर मिलेगी। सैचुरेटेड एनवायरनमेंट का मतलब लिमिट है हर चीज की, लिमिट प्रेजेंट है, लिमिटेड फूड है, लिमिटेड स्पेस, प्रेडेटर का प्रेशर भी है। इस वजह से एस शेप्ड कर्व में आपको ग्रोथ धीरे धीरे इंक्रीज मिलेगी एंड देन एक टाइम पर आकर स्टेबल हो जाएगी। स्लोली इंक्रीज होगी एंड स्लोली इंक्रीज होगी एंड देन एक टाइम पर आकर स्टेबल हो जाएगी। एक पॉइंट आ जाएगा जहां पर कुछ इस तरह से आपको ग्राफ मिलेगा। अब यहां पर अगर हम इस ग्राफ को बनाएं तो वो कुछ इस तरह से बनता है। देखिए, ये है n, ये है t, यही बात है। अब जब इस ग्राफ को डिनोट करते हैं तो यहां पर एक लिमिट होती है। इस लिमिट वाली लाइन को मैं यहां इस कलर से बनाती हूं कि एस शेप्ड कर्व के अंदर एक लिमिट होती है। क्या होती है? लिमिट। उस लिमिट से ज्यादा, मोर देन लिमिट, कोई भी चीज नहीं जा सकती कभी भी। और इस लिमिट को कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। क्या है कैरिंग कैपेसिटी? कैरिंग कैपेसिटी एक तरह की किसी एरिया, जो भी एरिया है जहां पे पॉपुलेशन रह रही थी, उस एरिया की कैपेसिटी है, क्षमता है कि वो कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को, हाउ मच नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को सपोर्ट कर सकती है। सपोर्ट का मतलब कि जैसे कि एक एरिया है, एक रूम है, एक रूम के अंदर 5 खाने की टेबल हैं, उन 5 या फिर 5 प्लेट्स हैं जिनके अंदर खाना है, और यहां पर 5 ही टेबल हैं। तो अगर हम इसकी कैरिंग कैपेसिटी कहें तो कितनी होगी? 5। और अगर बहुत ज्यादा होना भी चाहे
तो लास्ट में लास्ट 6 कि ठीक है एक ने लेकिन सबको क्या मिलने लग जाएगा, कम। तो यहां पर जो इनफनेस है वो होगी 5 में, कि 5 जब होगी तब सब अच्छे से पेट भर के खा सकते हैं और अच्छे से बैठ सकते हैं। तो ये जो कैपेसिटी है कि ये जो रूम था, ये जो जगह थी, ये वहां पर रहने वाले कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को सपोर्ट कर रही है, कि कितनों को खाना दे सकती है, कितनों के लिए जगह उपलब्ध करा सकती है, कितनों के लिए मैटिंग पार्टनर प्रेजेंट है, आपस में कंपटीशन नहीं हो, कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं हो। तो वो होती है कैरिंग कैपेसिटी। तो के शेप, जब हम एस शेप्ड कर्व देखते हैं तो एस शेप्ड कर्व के अंदर हमें ये कैरिंग कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट मिलता है। कैसे मिलता है कि जब यहां पे जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वो नंबर ऑफ पॉपुलेशन पहले धीरे धीरे करके इंक्रीज होती है और इंक्रीज होने के बाद ये कुछ इस तरह से आपको मिलेगी, और जैसे ही ये इससे ऊपर जाती है कैरिंग कैपेसिटी सपोर्ट करना बंद कर देती है, क्योंकि ये इतना ही कर सकती थी। अब इसके नंबर में कमी आ जाएगी, फिर इंक्रीज होगा, फिर कमी आ जाएगी। तो ये इस तरह से मिलता है। अब इसके बीच में जब हम ग्राफ खींचते हैं ये हो गई कैरिंग कैपेसिटी, जिसे हम के से डिनोट करते हैं। कैरिंग कैपेसिटी को के से डिनोट किया जाता है, या फिर आपको कहीं कहीं पे सी भी लिखा मिल जाएगा, जो कि होता है कैरिंग कैपेसिटी। अब यहां पे पॉइंट याद रखिएगा, देखिए मैं बार बार कह रही हूं, इस कंसेप्ट को ध्यान से समझना। इस पूरे ही ग्राफ को मैं बता देती हूं आपको ध्यान यहां पे, कि ये एक जगह है जहां पर n नंबर ऑफ इंडिविजुअल t टाइम पे रहते हैं। इसकी कैरिंग कैपेसिटी है, कैरिंग कैपेसिटी एक है मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी, कि इतनों को सपोर्ट कर सकती है। जैसे कि ये मैक्सिमम 10 लोगों के लिए, जैसे वहां पे 5 थालियां थी तो कम ज्यादा से ज्यादा 6 लोगों को खिला सकते थे, है ना। तो मैक्सिमम यहाँ पे जो कैरिंग कैपेसिटी मान लेते हैं कि ये 10 लोगों को रहने की जगह दे सकती है। 10 लोगों को मैक्सिमम है, हद है उसकी। अगर 10 से ज्यादा होंगे तो मोर देन 11, लास्ट में लास्ट 11। लेकिन सबको यहां पर जैसे ही 10 से 11 होंगे, 10 भी हुए अगर, तो आपको इक्वल अमाउंट ऑफ खाना मिलेगा, और जैसे ही 11 हुए वहां पर आपको खाने की कमी होने लग जाएगी। एक होती है ऑप्टिमम कैरिंग कैपेसिटी, KO, ऑप्टिमम, कि सबको बराबर मिलेगा, अच्छे से मिल जाएगा, ऑप्टिमम। तो जब नंबर इंक्रीज होता है पॉपुलेशन का, तो वो स्टार्टिंग में कुछ इस तरह से होता है, स्लो होता है, एंड देन धीरे धीरे करके कुछ इस तरह से ये इंक्रीज दिखेगा, एंड जैसे ही यहां पहुंचेगा इसमें डिक्लाइन आ जाएगा, फिर यहां पहुंचेगा, फिर इंक्रीज। तो इस तरह से आपको एक नंबर मिलता है, और इसको जब हम ग्राफ को डिनोट अच्छे से बनाएं तो हमें ये एक सीधी लाइन मिल जाती है जो कि इसकी फ्लक्चुएशन को बताती है। तो ये जो ऊपर नीचे आपको दिख रहा है ये होता है बूम एंड ब्रस्ट साइकिल। बूम का मतलब नंबर इंक्रीज होता है लेकिन वो कैरिंग कैपेसिटी पे पहुंच जाता है मैक्सिमम वाली पे। अब वो ज़्यादा 11 लोगों से ज़्यादा को सपोर्ट ही नहीं कर सकती, और जैसे ही 12 होंगे वहां पे लोग मरने लग जाएंगे, तो नंबर कम हो जाता है। क्योंकि कम हो गया तो मान लेते हैं कि वो नंबर कम में 8 हो गया, तो 8 नंबर होते ही अभी भी कितनों को मिल सकता है खाना? 2 को। ये फिर इंक्रीज होगा, लेकिन 2 से 3 होते ही फिर से डिक्लाइन होगा। तो इस तरह से ये नंबर चलता है। ये मान लेते हैं 11 और ये मानते हैं 8, एक सिर्फ समझाने के वे से आपको। अब एक जो ऑप्टिमम की बात कहें तो यहां पर 9 लोग ऑप्टिमम पे हैं, न ज्यादा न कम। तो 9 लोगों को ये अच्छे से खाना उपलब्ध करा सकती है और अच्छे से वो लोग रह सकते हैं। दैट इज ये है एस शेप्ड कर्व।
तो सिंपल सा अगर आप एस शेप्ड कर्व बनाएं, अगर आपको इतना नहीं समझ आए तो आप सिंपल सा ऐसे बना देना, जिसमें यहां पर कैरिंग कैपेसिटी डिनोट करना। कभी भी कोई भी पॉपुलेशन, कभी भी आप जब एक मैक्सिमम बनाते हैं ग्राफ में, कभी भी जब आप मैक्सिमम बनाते हैं तो उस मैक्सिमम में, और अगर एस शेप्ड कर्व है तो वो मैक्सिमम एस शेप्ड कर्व में कहीं भी मीट नहीं होता, कहीं भी ये दोनों कर्व ऐसे ही पैरेलल चलते रहेंगे और कैरिंग कैपेसिटी मैक्सिमम से मैच नहीं कर पाएगी, इन्फिनिट। इसीलिए जैसे ही यहाँ पे नंबर इंक्रीज होता है ये कम हो जाता है। तो ये है एस शेप्ड कर्व के बारे में, याद रखिएगा। अब यहां पर ध्यान रखने वाले पॉइंट ये सारे थे। अब अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो इसके फॉर्मूला को हम इस तरह से लिख सकते हैं, dn बाय dt इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन के। एक्सपोनेंशियल के लिए सिर्फ ये फॉर्मूला था। यहां पर क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी आई, तो कैरिंग कैपेसिटी ये जो ये ब्रैकेट वाला है ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को सपोर्ट किया जा सकता है नेचर के थ्रू। तो आप ये फॉर्मूला को याद रखें, ग्राफ याद रखें। अगर ये खिचड़ी नहीं भी समझ आती है तो इट्स ओके। चलिए अब दोनों को एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि दोनों में क्या फर्क था। ये है जे, ये है एस, ये है ग्रोथ कर्व। तो जे शेप्ड के अंदर अनसैचुरेटेड एनवायरनमेंट होता है, असंतृप्त एनवायरनमेंट, यानी कि लिमिट नहीं है। दूसरा पॉइंट, यहां पर क्योंकि लिमिट नहीं होती इसलिए ये मैक्सिमम जो बायोटिक पोटेंशियल होता है इनका, कि एक व्यक्ति अगर 4 बच्चों को जन्म दे सकता है तो अगर उसका वो मैक्सिमम बायोटिक पोटेंशियल है, या एक एनिमल की जो कैपेसिटी है एग्स लेइंग की, यानी कि वो एग कम ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट अमाउंट में 10 दे सकता है, तो वो यहाँ पर हाईएस्ट बायोटिक पोटेंशियल को यूज करेगा। थर्ड, बायोटिक पोटेंशियल का मतलब कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को रिप्रोड्यूस कर पाएगा। थर्ड पॉइंट के अंदर कि इसके अंदर एक्सपोनेंशियल मैनर में ग्रोथ होती है। फोर्थ फॉर्मूला dn बाय dt इज इक्वल टू आर एन। शार्प इंक्रीजमेंट एंड डिक्रीजमेंट। एंड डिक्रीज होने के बाद जब ये डिक्रीज होगा तो ये अप्रॉक्स 0 पे पहुंच जाएगा, रीच टू 0, ऑलमोस्ट 0 तक पहुंच जाएगा, नंबर एकदम कम हो जाएगा। लेकिन एस शेप्ड के अंदर सैचुरेटेड एनवायरनमेंट होता है, सैचुरेटेड एनवायरनमेंट, यानी कि लिमिट प्रेजेंट होती है। दूसरा पॉइंट, यहां पर ये अपना मैक्सिमम नहीं, मिनिमम बायोटिक पोटेंशियल यूज कर पाते हैं। यहां पर ये अपनी एनर्जी, देखिए यहां पे एक पॉइंट लिखिएगा, मैक्सिमम बायोटिक पोटेंशियल यूज करते हैं क्योंकि यूज होल एनर्जी, अपनी सारी एनर्जी ये रिप्रोडक्शन में यूज करते हैं, एनर्जी इन रिप्रोडक्शन, क्योंकि इनको सब कुछ मिल रहा है, इनको कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बैठे बैठे सिर्फ रिप्रोडक्शन में अपनी एनर्जी डालनी है। लेकिन यहां पर ये अपनी सारी एनर्जी को 2 में डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पर एनर्जी वेस्ट इन competition and handling environment।
कि जो यहाँ पर एनर्जी है वो एक तो कंपटीशन में एक दूसरे से लड़ने झगड़ने में वेस्ट होती है, और दूसरा जो एनवायरनमेंट में उतार चढ़ाव आ रहे हैं उसे संभालने में खत्म हो जाती है। तीसरा, यहाँ पर जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है? लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ फॉर्मूला होता है dN बाय dt इज इक्वल टू RN K माइनस N अपॉन N। स्लो इंक्रीज होता है एंड स्टेबल हो जाता है एक टाइम पे। एक टाइम पे जाकर ये स्टेबलनेस आ जाती है। ठीक है, एक और पॉइंट, कैरिंग कैपेसिटी प्रेजेंट होती है यहां पर। इसके अलावा कभी भी मैक्सिमम नंबर नहीं मिलेंगे एंड जीरो एब्सेंट रहेगा। दैट मीन कि ना तो वो अपने हाईएस्ट नंबर पे पहुंच पाएगा और ना बिल्कुल लोएस्ट पे आ पाएगा। एक स्टेबलनेस आती है शिफ्ट के अंदर इस तरह से, और इसके अंदर आपको इस तरह से मिलता है, एकदम हाईएस्ट पे पहुंच गया फिर एकदम जीरो पे आ गया। तो ये था दोनों में डिफरेंस। आई होप आपको समझ में आया, और डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा, आपके आगे भी ये काम आते हैं ये कॉम्पिटिशन्स में। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, टिल देन